नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया। रुक करेंगे देश और दुनिया की तमाम उन अहम खबरों का जिनका सीधा है आपसे सरोकार। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव सपा विधायक आजम खान से मिलने सीतापुर जेल पहुंचे हैं। आजम खान से शिवपाल की ये मुलाकात, उसके अलग मायने निकाले जा रहे हैं। उनसे राजकाज की बातें की गई इसमें, और मुलाकात ऐसे समय में हुई जब आजम खान खेमे से अखिलेश यादव के खिलाफ नाराजगी के सुर उठ रहे हैं। तो शिवपाल यादव पहले से ही अखिलेश के खिलाफ बागी रुख अख्तियार कर चुके हैं। बताते चले कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने बुधवार को रामपुर जाकर आजम खान परिवार से मुलाकात की। इस दौरान जयंत ने आजम खान के परिवार से अपना पारिवारिक रिश्ता बताया था। तो ये मुलाकात ऐसे समय में हो रही है जब खुद शिवपाल यादव भी नाराज चल रहे हैं समाजवादी पार्टी से। आज सीतापुर जेल में ये मुलाकात हुई है। हमारे कार्यकारी संपादक अक्षय राय का रुख कर लेते हैं। अक्षय, ये मुलाकात और इसके कई अहम सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल अपडेट क्या, जानकारी क्या? ये मुलाकात करीब 15 या 20 मिनट से शुरू हो चुकी है जेल में, अभी भी मुलाकात चल रही है। देखिए, शिवपाल यादव और आजम खान की मुलाकात खत्म हो चुकी है। कहा जा रहा है कि जिस तरह से नाराजगी की खबरें दोनों नेताओं के बीच में रही हैं, वो कहीं ना कहीं दोनों को साथ लेकर के आ रही हैं। और हालांकि आजम खान बहुत सियासी रूप से ये माने जाते हैं कि परिपूर्ण रहे हैं, लेकिन हाल के दिनों में जिस तरह से उनके खेमे से खबर आई थी कि शिवपाल सिंह यादव के साथ साथ आजम खान का खेमा भी नाराज चल रहा है। और शिवपाल सिंह यादव ने जिस तरह से मुलाकात की है, अपनी बातें रखी है, उन्होंने साफ तौर कहा है कि हमें कुछ आगे की तरफ सोचना होगा, क्योंकि अखिलेश यादव किसी बात को सुनने को तैयार नहीं है। और कहीं ना कहीं जो दर्द है वो हल्का है। उन्होंने अपनी बातें सामने रखी हैं, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि आजम खान ने बहुत ज्यादा शिवपाल सिंह यादव को मतलब ये नहीं कहा है कि हम आपके साथ हैं ही, लेकिन उन्होंने कहा है कि क्योंकि आपने बहुत साथ दिया है, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर हम भी रहे हैं, आप भी रहे हैं, लेकिन जो कहते हैं कि एक विश्वास देना कि चलिए आप आगे बढ़िए, हम आपके साथ हैं, लेकिन वाली बात अभी तक लेकिन अक्षय इससे भी हम इनकार नहीं कर सकते कि अब बगावती सुर पार्टी से उठने लगे हैं। अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, 2022 विधानसभा चुनाव में सपा को जिस तरह से हार का सामना करना पड़ा, उसके बाद ये पहली मुलाकात है। हालांकि आजम खान की तरफ से कई बार कहा गया था कि वो मिलने पहुंचेंगे, मिलने जाएंगे आजम खान से, और ऐसा भी उन्होंने ही कहा कि 2 साल से पार्टी में उनकी अनदेखी हो रही है, उनका उत्पीड़न हो रहा है, और अब इस तरह की बगावती सुर उठना और इस तरह मुलाकात होना, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि जिस तरह का अभी कोरोना काल चल रहा था और अभी फिर मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जेल में मुलाकात के लिए एक लंबा प्रोसेस होता है, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके बाद एक मुलाकात संभव हो पाती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रोसेस बहुत आम रही और बहुत ही आराम से ये मुलाकात हो पाई आज। देखिए, क्योंकि प्लानिंग पहले से थी, अचानक प्लानिंग नहीं हुई है, तो जो भी RT-PCR टेस्ट और सब चीजें थी वो शिवपाल सिंह यादव अपने साथ लेकर के गए थे। दूसरी बात ये रही है कि पहले से प्लानिंग थी, तो इसलिए ज्यादा समय नहीं लगा। वो 10 बजे के करीब पहुंच गए थे सीतापुर जेल, और उसके बाद आजम खान से उनकी मुलाकात हुई है। मीडिया प्रभारी आजम खान के साथ भी शिवपाल सिंह यादव के साथ थे, और आदित्य जो उनके बेटे हैं वो भी मौजूद थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। साफ तौर पर है कि दोनों दिग्गजों ने एक कोशिश की है कि आपसी समन्वय बना करके आगे बढ़ा जा सके, लेकिन अभी आजम खान ने अखिलेश यादव को एकदम दरकिनार नहीं किया है, ऐसी बातों से साफ झलकता है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करें, लेकिन जिस तरह से आपने देखा होगा कि आजम खान के तरफ से जो उनके मीडिया प्रभारी ने बयान दिया था कि अखिलेश यादव पूरी तरह से हम लोगों को किनारे रख रहे हैं, और उससे कहीं ना कहीं शिवपाल सिंह यादव ने ये सोचा है कि जो दोनों दिग्गज रहे हैं वो आगे बढ़ करके और एक नए संगठन की तरफ बढ़े। और खास बात ये रही है कि जिस तरह से आपने देखा होगा कि आजम खान के बेटे से मिलने जयंत चौधरी पहुंचे थे, बिल्कुल, तो वो जो मुलाकात रही है अब वो काफी राजनीतिक रूप से दूसरी दिशा की तरफ बढ़ने का संकेत दे रही है। अखिलेश यादव ने कह दिया कि उन्हें नहीं पता कि जयंत चौधरी किस एवज में गए थे, हमने नहीं भेजा। तो साफ तौर पर है कि
आने वाले समय में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी से हट करके एक नए फ्रंट की तरफ ये सभी दिग्गज बढ़े। हालांकि अभी शुरुआती दौर है, लेकिन बिल्कुल अक्षय, और मुझे लगता है कि ऐसे संकेत दिए भी जा रहे हैं, ऐसे संकेत दिए भी जा रहे हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जहां पर आग लगी होती है धुआं वहीं से उठता है। अखिलेश यादव की अगर बात करें, उनकी पार्टी की अगर बात करें, चुनाव हारने के बाद से किस तरह से जो पार्टी के बड़े चेहरे हैं या फिर तमाम कई विधायक जो कि पार्टी से अब हट रहे हैं, जो नाराजगी जता रहे हैं। आजम खान की अगर हम बात कर ले, शिवपाल यादव की बात कर ले हम, तो वो भी नाराज चल रहे हैं। अगर मैं उनकी टिप्पणी याद करा दूं, क्योंकि जिस तरह से अखिलेश यादव ने एक टिप्पणी की उस पर शिवपाल की तरफ से नाराजगी भी जताई गई। वो कहते हैं कि बीजेपी से मिलने वाला सपा में नहीं रहेगा। हालांकि आजम खान माफ कीजिए, शिवपाल का कहना है कि अगर आप ऐसा समझते हैं तो मुझे आप विधायक दल से कभी भी बाहर कर सकते हैं, लेकिन अगर बीजेपी से मुलाकात के इस तरह के सियासी मायने अक्षर निकाले जा रहे हैं और उनके कद को इतना बड़ा समझा जा रहा है कि उन्हें पार्टी में लिया जाना चाहिए, उनसे फायदा हो सकता है, तो मैं आपसे अखिलेश का स्टैंड जानना चाहूंगी कि अखिलेश का इस पर क्या स्टैंड है, क्योंकि उनकी पार्टी में कब से है वो। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको याद होगा कि 2016 का वो वक्त था जब साइकिल सिंबल्स के लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव चुनाव आयोग तक पहुंच गए थे। जी। चुनाव आयोग ने फैसला अखिलेश यादव के पक्ष में दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बाद में बने वो। उसके बाद जब सियासी खींचतान दोनों के बीच में लगातार जारी थी, 2022 का चुनाव नहीं आता तो शायद चाचा भतीजे में हो सकता है कि बात भी नहीं होती। लेकिन कहते हैं कि सियासत में न स्थायी दोस्त होता है न स्थायी दुश्मन। और अब लगता है कि अखिलेश यादव ने अकेला चलो की जो रणनीति है वो अपना ली है। जो अखिलेश यादव के करीबी हैं, उनका कहना है कि अखिलेश यादव वो किसी लोगों को ऐसे पार्टी में नहीं रखना चाहते जो सिर्फ मतलब के लिए उनके साथ जुड़े हों। और यही वजह ही है कि शिवपाल सिंह यादव ने तमाम दलीलें दी, तमाम दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव पर कोई फर्क नहीं पड़ा। और हाल फिलहाल के अगर उनके वक्तव्यों को दिया जाए तो वो ऐसा मान के चल रहे हैं कि कोई आए कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, वो पार्टी को अपने साथ अपने हिसाब से लेकर के चलेंगे। और यही वजह रही है कि ये आजम खां और तमाम लोगों के दबाव के बावजूद भी अखिलेश यादव ने बहुत अपना स्टैंड किया। खासतौर पर है कि अकेले के लोग ही जो रणनीति अपना रहे हैं, अखिलेश चाहते हैं कि एक मजबूत टीम के साथ आगे बढ़े। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आजम खान से शिवपाल आज सीतापुर जेल मिलने पहुंचे और इस मुलाकात के कई अलग सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिवपाल जो खुद ये कह रहे हैं कि पार्टी में उन्हें वो तवज्जो नहीं दी जा रही, उनकी बात को सुना नहीं जा रहा, 2 साल से उत्पीड़न उनका हो रहा है, तो एक बदले स्वर उनके भी नजर आ रहे हैं। वहीं अखिलेश कहते हैं कि हम उन चेहरों को पार्टी में नहीं रखेंगे जिनसे पार्टी को फायदा नहीं है, कि जिनका स्टैंड क्लियर नहीं है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि चाचा और भतीजे में एक बार फिर बगावती सुर देखते ही बन रहे हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली के जहांगीरपुरी की बात करेंगे, जहां पर अतिक्रमण रोधी अभियान के विरोध में उनके बीच समाजवादी पार्टी का एक जांच दल दिल्ली आज पहुंचेगा। सपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने बताया कि दिल्ली में जहांगीरपुरी बस्ती उजाड़े जाने की घटना की जांच के लिए पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर सपा का जांच दल नई दिल्ली जाएगा। न सिर्फ सपा का जांच दल, आपको बता दें कि टीएमसी का भी एक दल आज पहुंचने वाला है। दोपहर करीब 2 बजे बताया जा रहा है कि वो दिल्ली के जहांगीरपुरी पहुंचेंगे। ये भी बताया उन्होंने कि संभल से सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क की अगुवाई वाले इस दल में मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन, राज्यसभा सदस्य विश्वर प्रसाद निषाद, पूर्व सांसद रवि प्रकाश वर्मा और जावेद अली खान इसमें शामिल होंगे। चौधरी ने आरोप लगाया कि पिछले 20 अप्रैल को बीजेपी शासित दिल्ली नगर निगम द्वारा बुलडोजर चलाकर जहांगीरपुरी बस्ती को उजाड़ दिया गया। सपा का ये दल इस मामले की जांच करेगा। हालांकि वहां पर पहुंचकर कोशिश की जाएगी कि लोगों से बातचीत की जाए। लेकिन आपको याद दिला दें कि बीते कल कांग्रेस का भी एक प्रतिनिधिमंडल 15 सदस्य वहां पर पहुंचा था। उनकी तरफ से भी कोशिश की गई थी बातचीत करने के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अजय माखन जो वहां पर पहुंचे कांग्रेस की तरफ से, उनके नेतृत्व में पूरा जांच दल वहां पर पहुंचा था। उन्होंने कई बातें की, कई चीजें कही, लेकिन जो उनका कहना था कि बातचीत करें हम वहां जाकर, वो बातचीत हो नहीं पाई। और कोशिशें लगातार जारी रही थी कि बातचीत हो पाए, बातचीत हो नहीं पाई, उन्हें रोक दिया गया। हालांकि आज इस पूरे मामले को लेकर
टीएमसी और साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से भी घेरने की कोशिश की जाएगी। जहांगीरपुरी पहुंचकर वहां पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपी जाएगी ममता बनर्जी को भी टीएमसी की तरफ से। हालांकि क्या ये मुलाकात उनकी हो पाएगी वहां पर मौजूद लोगों से, क्योंकि इन सभी का जो मकसद है वहां पर लोगों के बीच पहुंचकर उनसे बातचीत करने का, उनसे जानकारी हासिल करने का और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि बीजेपी को घेरने का। क्योंकि कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की तरफ से न सिर्फ बीजेपी को बल्कि आम आदमी पार्टी को भी घेरा गया है। सीसीटीवी कैमरा से लगातार निगरानी की जा रही है। अलर्ट मोड पर है पुलिस प्रशासन। किसी भी तरह की कोई चूक ना हो, कोई अप्रिय घटना ना हो, माहौल ना बिगड़े, वहां का वातावरण, वहां की सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, तमाम कोशिशें की जा रही हैं। हमारी संवाददाता तोशी लगातार ग्राउंड जीरो से हमारे साथ बनी हुई है, अपडेट पल पल की हमारे तक पहुंचा रही हैं। और इसी दौरान तोशी, मैं अभी फिलहाल ये अपडेट आपसे चाहूंगी, जिस तरह से आज 2 प्रतिनिधिमंडल पहुंचने वाले हैं जहांगीरपुरी, टीएमसी और सपा की तरफ से, तो उसे देखते हुए किस तरह की हलचल अभी वहां? यहाँ बिल्कुल हलचल में आपको बताऊं कि यहाँ पर 2 डेलीगेशन कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। इससे पहले यहाँ पर बीएचपी से प्रांत अध्यक्ष कपिल खन्ना यहाँ पहुंचे थे। उनका कहना था कि यहाँ पर जो हिंदू परिवार है जिनकी प्रॉपर्टी को यहाँ पर बुलडोजर के थ्रू यहाँ पर डिमोलिश किया गया था, उनसे मिलने के लिए आए हैं। हालांकि उनसे मिलने नहीं दिया गया, वो यहीं से ही वापस चले गए। पीछे की मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ कि प्रशासन किस तरीके से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है। प्रशासन बिल्कुल मुस्तैद है कि यहाँ पर किसी भी तरह की कोई तकरार पैदा ना हो। इसी को लेकर अभी जब कुछ ही देर में दोनों डेलीगेशन एक एक करके पहुंचेंगे, उसी को लेकर यहाँ पर बिल्कुल जो प्रशासन है वो बिल्कुल मुस्तैद दिखाई दे रहा है। और अंदर देखिए बीएचपी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं मिली, तो शायद ये पॉसिबिलिटी है कि अब जब सपा का डेलीगेशन यहाँ पर आएगा, उसके बाद टीएमसी का डेलीगेशन यहाँ पर आएगा, तो शायद उनको भी अब एरिया के अंदर जाने की परमिशन ना मिले। तो जिस तरह से विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता आपने बताया तोशी वहां मिलने पहुंचे, हालांकि ये भी खबरें थी कि उनकी तरफ से बात की गई है डीसीपी से कि आप सिर्फ 5 लोगों को मिलने जाने दीजिए, बातचीत करने दीजिए, लेकिन उनकी भी इजाजत मिल नहीं पाई है। यानी ये साफ है कि कहीं भी किसी भी तरह का माहौल खराब हो, ये कोशिश पूरी होने नहीं दी जाएगी। भले ही कोई भी जांच दल पहुंचे, किसी भी टीम के कार्यकर्ता पहुंचे, मुलाकात आज संभव नहीं। लेकिन बिल्कुल सबसे पहले सबसे बड़ा यहाँ पर जो नजरिया सामने आता है कि वो ये कि जंगों को 1 हफ्ता हो चुका है। ऐसे में जुम्मे की नमाज अदा की जानी है। 1 से 2 बजे का टाइम होगा जब जुम्मे की नमाज अदा की होगी और होने वाली है मस्जिद पे। इस दौरान काफी ज्यादा संख्या में लोग घर से बाहर निकलेंगे, तो ऐसे में तकरार की स्थिति पैदा ना हो, इसको लेकर भी यहाँ पर जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मुस्तैद हो रखा है। अब क्योंकि कल लगातार यहाँ पर कांग्रेस का डेलीगेशन आया था, उसके बाद भीम आर्मी के कार्यकर्ता, आप पार्टी के नेता आए थे, यहाँ पर उन्होंने पूरा मुआयना करा, उसके बाद आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करी। ऐसे में शायद इस संदर्भ में कि लगातार राजनेताओं को आना शुरू हो चुका है एक एक करके, और यहाँ पर आकर वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अगर कोई यहाँ पर घर से बाहर निकलता है, क्योंकि अब लोग यहाँ पर घर से बाहर निकल रहे हैं, माहौल जो तनावपूर्ण है लेकिन शांतिपूर्ण है, लोग डरे हुए नहीं है फिलहाल। ये वाला जो रोड है इसको फ्री कर दिया गया, यहाँ से मतलब लोग अपना आ रहे हैं जा रहे हैं, आप पीछे तस्वीरों में देखेंगे, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसे में अब क्योंकि आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जुम्मे की नमाज के लिहाज से, तो जब राजनेता लगातार यहाँ पर आ रहे हैं तो वो किसी एक स्पेशल गुट को या फिर किसी स्पेशल रिलीजन को टारगेट करते हुए कोई बयानबाजी ना करे, जिससे कि माहौल दोबारा से बिगड़े। इस लिहाज से शायद यहाँ पर एक बार फिर से जो अलर्ट मोड है प्रशासन बिल्कुल पूरे तरीके से दिखाई दे रहा है, ताकि बिल्कुल भी ढील, छोटी सी यहाँ पर कोई भी ढील ना दी जाए, जिससे कि एक बार फिर से जहांगीरपुरी का जो माहौल है वो खराब हो। जी बिल्कुल तोशी, न सिर्फ समाजवादी पार्टी की तरफ से एक दल पहुंचेगा आज यहाँ पर जांच के लिए, यहाँ पर निगरानी बनाने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए। हालांकि देखना ये होगा कि जब वो दल यहाँ पर पहुंचता है क्या उनसे बातचीत करने दी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस का जो प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था, जैसा कि आपने हमें बातचीत भी करके बताया कि वहां पर लोगों की समस्याओं को सुनने आए हैं, किस तरह की परेशानी है, क्योंकि जिस तरह से उनके अवैध निर्माण को हटा दिया गया, उनकी दुकानों के साथ तोड़फोड़ की गई है, वहां पर लोगों का हाल बुरा है, लोग परेशान है, रोजगार का जो उनका एकमात्र साधन था, एकमात्र जो जरिया था जीवन यापन का, वो तबाह हो चुका है। इसलिए परेशानी बिल्कुल बनती है। तो उन्हीं परेशानी को सुनने के लिए, समझने के लिए, या फिर इस मुद्दे को बुनाने के लिए तमाम राजनीतिक दल पहुंच रहे हैं। लेकिन तोशी, अगर बात हम टीएमसी जांच दल की करें, वो भी प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचेगा, करीब शायद 2 बजे की पहुंचने की संभावना है। लेकिन ऐसे में ये रिपोर्ट ममता बनर्जी को सौंपी जाएगी। कितनी अहम ये रिपोर्ट हो जाती है जब खुद जो आरोपी हैं उनके कनेक्शन पश्चिम बंगाल से बताए जा रहे थे।
बिल्कुल नेहा, देखिए 25 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 5 आरोपियों पर एनएचए भी लगा दिया गया है। अब जो 25 आरोपी यहाँ पर गिरफ्तार हुए उनमें कुछ हिंदू भी है। अब ऐसे में सवाल ये है कि जो पूरा इलाका है ये 5 लाख आबादी वाला इलाका है, यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो प्रवासी भी है, यानी कि बहुत हद तक जो आंकड़े बताते हैं सरकारी रिपोर्ट्स में वो बंगाल के रहने वाले हैं। तो यकीनन टीएमसी जब यहाँ पर आएगी तो बंगाल की राजनीति पर इससे अलग ही असर पड़ेगा। बंगाल की राजनीति को भूनाने के लिए यहाँ पर टीएमसी के जो सांसद है, नेता वो आएंगे और लोगों से अगर वो बात करने की परमिशन मिलती है तो शायद वो कहीं ना कहीं इसे पश्चिम बंगाल से जोड़ेंगे और इसके बाद एक बहुत बड़ी राजनीति दिल्ली में फिर शुरू हो जाएगी। एक बहुत बड़ा जो इश्यू है दिल्ली में एनआरसी को लेकर, सीए को लेकर, जब दिल्ली में दंगे हुए थे उसको लेकर भी शिवराज सिंह ने यहाँ पर फिर से एक बार कह दिया है कि एनआरसी को जल्दी से आप प्रोपोगेट करिए, एग्जीक्यूटिव लेवल पे करिए। तो दिल्ली दंगे जब जब यहाँ पर हो रहे हैं, हर 2 साल में हो रहे हैं, तो ऐसे में एनआरसी सीए की गूंज बार बार सुनाई दे रही है और इसी की तर्ज पर तोशी मुझे लगता है ये गूंज इसलिए भी है क्योंकि न सिर्फ देश के अन्य राज्यों से इस तरह की हिंसा की तस्वीरें सामने आई हैं, बल्कि देश की राजधानी से अगर इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं, 2 साल के अंदर दिल्ली में इस तरह के दंगे, इस तरह की अप्रिय घटनाएं होना, लोगों के बीच में डर और दहशत का माहौल कायम करना और उस पर इस तरह के तमाम राजनीतिक दल जो पहुंच रहे हैं, जो इस तरह के मुद्दों को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वास्तविक है कि इस तरह के मुद्दों की गूंज सुनाई देगी ऐसे माहौल में। नया बिल्कुल ऐसा न्यूज पल की अपडेट अपने सभी दर्शकों को दे रहा है और हम आपको ये बताएं कि हम सुबह से यहाँ ग्राउंड पर है, तो एक अपडेट यहाँ पर ये भी है कि जिस तरीके से हनुमान जयंती के मौके पर यहाँ पर दंगा होता है ये बिल्कुल एक प्री प्लान तरीके से है। अभी तक कुछ खबर नहीं थी कि ये दंगे कैसे हो रहे हैं, लेकिन अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला है कि पीजीआर में 30 नंबर पे और 30 नंबर में जो हमारे जो मुख्य 3 आरोपी है, अंसार है, चिकना है और दिलशाद है, इन तीनों से ये तीनों लगातार 30 नंबर से कोऑर्डिनेट कर रहे थे। ये सब कुछ पुलिस के मुताबिक सब कुछ प्री प्लान था, यानी कि जो कुशल चौक है, यात्रा से पहले कुछ दिन पहले कुशल चौक पर मीटिंग होती है, मीटिंग के जरिए बताया जाता है कि शोभा यात्रा को कैसे बिगाड़ा जाएगा, कैसे यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल किया जाएगा। तो प्री प्लान तरीके से इस चीज से बिल्कुल तोशी, क्योंकि जिस तरह से हनुमान जयंती के दिन इतनी संख्या में पत्थर वहां पर थे जिनसे पत्थरबाजी की गई, पूरे माहौल को खराब करने की कोशिश की गई, तलवारें लहराई गई, हथियार लहराए गए हैं, तो इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसकी तैयारी पहले से ही थी। किस तरह से माहौल को बिगाड़ा जाए, हनुमान जयंती पर किस तरह से उत्पात मचाया जा सके, इसकी तैयारी पहले से ही कर ली गई थी, जिसके बाद अभी तक सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। तोशी आप नजर बनाए रखिए, आपसे हम पल पल की अपडेट लेंगे। तो जिस तरह से जहांगीरपुरी में हिंसा हुई उसके बाद आज पहला जुम्मा है, लिहाजा जुम्मे की नमाज को लेकर पुलिस अलर्ट पर है। जहांगीरपुरी में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस यहां तक एक अस्थायी निगरानी स्टेशन भी तैयार करेगी और इस इलाके में किसी भी तरह की गतिविधि पर ध्यान देने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। जहांगीरपुरी में सियासी दल के जो नेता हैं वो पहुंचने वाले हैं। आज टीएमसी और सपा की तरफ से एक जांच दल यहां पर पहुंचेगा। इसी बीच जामा मस्जिद की तरफ से अपील की गई कि हालात को देखते हुए मस्जिद से जुम्मे की नमाज में बच्चों को ना लाया जाए। दरअसल जहांगीरपुरी में हुए दंगे के बाद इलाके की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। बुधवार को इस इलाके में अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया था। कल सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुरी में उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरफ से अतिक्रमणकारियों पर बुलडोजर चलाए जाने के संबंध में यथास्थिति के निर्देश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया है। 2 हफ्ते तक कह दिया गया है कि बुलडोजर नहीं चलेगा, यथास्थिति को आपको बरकरार रखना होगा। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे कांग्रेस की, जिसमें शामिल होने की अटकलों के बीच चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर सोनिया गांधी से आज मुलाकात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक प्रशांत किशोर के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर प्रस्तावित बैठक सिर्फ गांधी परिवार और पीके के बीच होगी। सूत्रों के मुताबिक पीके ने इससे पहले 600 स्लाइड की प्रस्तुति दी, प्रेजेंटेशन एक पेश किया, लेकिन किसी ने पूरा प्रेजेंटेशन नहीं देखा। पीके के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर सोनिया के साथ बैठक में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी शामिल होंगी, ये संभावनाएं हैं। और इस बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंचे हैं। यहां उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। तो किस तरह से ये मुलाकात और इस मुलाकात का असर होगा, ये आने वाला समय ही बता पाएगा, क्योंकि इससे पहले भी जो मुलाकात हुई थी सोनिया गांधी की तरफ से इशारों में कह दिया गया था कि प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हो सकते हैं और लगातार ये संभावनाएं अब जोर पकड़ रही हैं।
सोनिया गांधी से प्रशांत किशोर आज मुलाकात करने वाले हैं। आपको याद दिला दें कि जब पिछली बार मुलाकात हुई थी तो 600 स्लाइड का एक प्रेजेंटेशन पेश किया गया था उनकी तरफ से, और आज की मुलाकात को लेकर सूत्रों के हवाले से खबर है कि ये जो मुलाकात होनी है कम लोगों में होगी बहुत, जिसमें सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार शामिल हो सकता है। और उससे पहले ये भी अपडेट आपको दे दें कि सचिन पायलट भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। यहां पर उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी की है। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए अक्षय राय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अक्षय, आज ये जो मुलाकात होनी है प्रशांत किशोर और सोनिया गांधी के बीच, या फिर कहें कि उनके पूरे परिवार के बीच, किस तरह से इस मुलाकात के मायने निकाले जाएं? क्योंकि पिछली बार भी जब मुलाकात हुई थी तो अब ये देखा जा रहा है कि अब प्रशांत किशोर पार्टी में शामिल हो सकते हैं और अब 2024 के लिए वो तैयारी करेंगे, रणनीति बनाएंगे पार्टी के लिए। अक्षय, आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ जी, आवाज आ रही है। जिस खबर मिल रही है उसके अनुसार प्रशांत किशोर की बैठक सोनिया गांधी के साथ होनी है। उस बातचीत में यही होना है कि प्रशांत किशोर किस तरह से पार्टी को ज्वाइन करेंगी। उन्होंने सभी प्रेजेंटेशन अपने पूरे कर दिए हैं और 600 स्लाइड्स की प्रेजेंटेशन की बात कही गई है, जिसमें कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट को किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ना है और कहां कहां पर जो पार्टी कमजोर है उसको कैसे कैसे आगे ले जाना है। साफ तौर पर है कि सोनिया गांधी के सामने और तमाम बड़े नेताओं के सामने प्रेजेंटेशन दे दिया गया है और जो कमेटी सोनिया गांधी ने गठित की थी उसने भी अपनी रिपोर्ट सोनिया गांधी को दे दी है। तो ये अब एक फॉर्मेलिटी होनी है कि प्रशांत किशोर किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। लेकिन ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी के करीबी होंगे और उनके साथ कोऑर्डिनेट करके पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कद मुझे लगता है कि होने जा रहा है प्रशांत किशोर का कांग्रेस में। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि विधानसभा चुनावों को लेकर के और लोकसभा चुनाव 2024 क्योंकि कांग्रेस फोकस में रख रही है, तो उसके अनुसार काफी महत्वपूर्ण ये बैठक होगी आज की, अगर देखी जाए तो। क्योंकि एक तरफ से कांग्रेस ने डिसाइड कर दिया है कि प्रशांत किशोर को पार्टी में अब शामिल कराना है। प्रशांत किशोर किस तरह से क्या पद मिलेगा इस पर अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर है, लेकिन जो कहा जा रहा है कि उनको कम्युनिकेशन और जो कोऑर्डिनेशन है वो अपने तरीके से कर सकते हैं। उसमें जो पार्टी के कटावर नेता हैं उनको सहयोग करेंगे और जो जूनियर लेवल के नेता हैं उनको भी बिल्कुल अक्षय। और इन मुलाकातों के बाद तो मुझे लगता है कि अब यही सवाल हर किसी के मन में होगा कि प्रशांत किशोर की जो स्ट्रैटेजी है वो कितनी काम आ पाएगी पार्टी के, और क्या प्रशांत किशोर पार्टी की नैया पार लगा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 600 स्लाइड्स का जो प्रेजेंटेशन है वो पेश कर दिया गया है प्रशांत किशोर की तरफ से। आज ये मुलाकात होनी है और बहुत सीमित दायरे में होगी, सिर्फ गांधी परिवार ही इस बैठक में मौजूद रहेगा। अब देखना ये होगा कि कद तो बढ़ने वाला है पार्टी में प्रशांत किशोर का, आखिर पद कौन सा उन्हें दिया जाएगा, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। और सवाल यही कि पार्टी में शामिल हो जाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे, रणनीति बनाएंगे प्रशांत किशोर, और 2024 लोकसभा चुनाव में पार्टी की नैया किस तरह से पार लगा पाएंगे, इस पर सभी की निगाहें होंगी इस बुलेटिन में। फिलहाल बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए FM न्यूज के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।